नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। बीजेपी जेडीयू का 17 साल पुराना गठबंधन आखिरकार टूट ही गया। बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रहे लंबे समय से मनमुटाव का अंत गठबंधन टूटने के साथ हुआ। शरद यादव और नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन टूटने का ऐलान किया। नीतीश ने गठबंधन टूटने का पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद कहा कि 19 जून को वो फिर से विश्वास मत हासिल करेंगे। मोदी के बढ़ते कद पर नाराजगी जताते हुए शरद ने कहा कि सभी दलों के लोग आडवाणी के साथ थे। साथ ही शरद ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए राष्ट्रीय एजेंडे से दूर जा रहा है, जिससे उनके उसूलों पर आंच आई है। वहीं नीतीश कुमार ने कहा कि वो किसी भी हालत में अपने बुनियादी सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे और इसीलिए गठबंधन तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहां पर सवाल नीतीश कुमार के उस सियासी दांव पर खड़ा हो रहा है जो आज उन्होंने चला है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल नीतीश कुमार पर खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार वाकई नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं या नीतीश कुमार जाति और संप्रदाय का कार्ड बिहार में खेल रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का भरोसा उनके अपने ही सुशासन से उठ गया है। विकास के जरिए उन्हें उम्मीद नहीं है कि जनता 2015 में उन्हें वोट करेगी और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने आज ये दांव चला है, मोदी कार्ड खेला है, बीजेपी से अलग हुए हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर। सवाल यह भी कि जो नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को सांप्रदायिक नजर आ रहे हैं, उसी नीतीश कुमार को लाल कृष्ण आडवाणी सांप्रदायिक क्यों नहीं नजर आते। नजर का ये फेर कैसा है। नीतीश कुमार की नीतियों पर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं और एक सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या नीतीश कुमार को ही नुकसान होने वाला है इस पूरे फैसले से। जो गठबंधन टूटा है उससे क्या बीजेपी फायदे में रहेगी, नरेंद्र मोदी फायदे में ले जाएंगे बीजेपी को और बैकफुट पे क्या जेडीयू आने वाली है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर हम आपको बता दें, वोटों के ध्रुवीकरण की बात सामने आ रही है। हिंदुत्व के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी माने जाते हैं, विकास पुरुष की भी छवि है और बहुत उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी को पिछड़े दल के, पिछड़ी जाति के नेता के रूप में भी प्रोजेक्ट किया जाए। संघ इस बात से भी इनकार नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की सियासत पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो उन्होंने बिहार में इस वक्त खेली है। और इस वक्त हम आपको नीतीश कुमार के दो चेहरे दिखा रहे हैं। वही नीतीश कुमार जो गोधरा कांड के ठीक बाद रेल मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, एनडीए से जुड़े रहते हैं, बीजेपी से जुड़े रहते हैं और आज कई साल बीत जाने के बाद उसी मसले पर, नरेंद्र मोदी के मसले पर बीजेपी से अलग हो जाते हैं। हम आपको दो बयान सुनवाते हैं, एक बयान बरसों पहले का और एक बयान आज का। किस तरीके से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को लेकर अपने मत लगातार बदलते रहे हैं। गुजरात तरक्की करे, कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस इलाके में मुझको मंत्री के रूप में भी आने का मौका मिला था जब यहाँ भूकंप हुआ और उन दिनों कृषि मंत्रालय के साथ ही भारत मैनेजमेंट जुड़ा रहा। तो उस नाते क्योंकि संसद में उससे संबंधित सवालों का जवाब देना तो मैं आया था, लेकिन इतने कम समय में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हुआ, इसके लिए मैं गुजरात वासियों को सलाम करता हूं और गुजरात सरकार को जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाइयां देना चाहता हूँ। बहुत काम हो रहा है गुजरात। सबको आजादी है, लेकिन एक पार्टी के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारे भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। अब ऐसी नौबत आ गई कि अब उसके साथ या तो आप समझौता करिए या फिर बाहर जाइए। तो हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया और इसका चाहे परिणाम जो भी हो उसकी चिंता मुझे नहीं और हमारी। तो यहां पर आकर फंस गए हैं नीतीश बाबू।
एक चेहरा 2003 का और एक चेहरा 2013 का। 2003 यानी कि 2002 जब दंगे हुए थे, उसके ठीक एक साल बाद नीतीश कुमार गुजरात में हुए विकास पर बधाई दे रहे थे गुजरात की सरकार को, और ठीक 10 साल के बाद 2013 में उसी मसले को लेकर नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए का दामन छोड़ दिया है नीतीश कुमार ने। किस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी संजय सिंह जुड़े हुए हैं। संजय, वही नीतीश कुमार, हमने दो बयान सुने, 10 साल पहले के का बयान और 10 साल बाद का बयान। साफ है, सवाल यही है कि उस वक्त जब गोधरा कांड नया नया था, उस वक्त क्यों नहीं गठबंधन से अलग हुए, मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और आज जब मोदी अपनी एक नई छवि विकास पुरुष के तौर पर बना रहे हैं, आगे बढ़ गए हैं, गुजरात की जनता ने भी उन्हें मैंडेट दिया है, तब उसी मसले पर गठबंधन से अलग हो गए। इसी को सियासत कहते हैं। सियासत में कब क्या करना है ये राजनीतिक को मालूम होता है। उस समय शायद सियासत में नीतीश कुमार कमजोर थे, उनकी ताकत कमजोर थी। जेडीयू एक छोटा दल था जो एनडीए के साथ था। उस समय 24 दल थे जो एनडीए में थे और जेडीयू उसका एक पार्ट था। बहुत ही कम सांसद थे और नीतीश कुमार को रेल मंत्री जैसा भारी भरकम ओहदा मिला हुआ था। तो उस समय अगर नीतीश कुमार ऐसा बयान देते तो उससे चले जाते, विदा हो जाते, या उसको अगर उनकी शक्ति थी, अगर वाकई में वो किसी कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते थे या अपने आप को कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म मानते थे, सेकुलरिज्म के सिद्धांत पे चलते, तो वो उस समय ही छोड़ देते। उनको ऐसा लगता कि जो कुछ भी हुआ गुजरात में वो गलत हुआ, और ये चीजें वो जनता के सामने लाते। और आज अलग होकर अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते तो मुझे लगता है कि एक बड़ा हीरो होते वो। लेकिन उस समय उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सियासत में कमजोर थे। सियासत उनको उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी। जो वो लाभ और हानि का मामला था वो उस समय वो बहुत बिल्कुल। और मोदी कार्ड संजय नीतीश कुमार कई बार खेल चुके हैं। 2009 में लोकसभा चुनावों की बात की जाए या फिर 2010 में विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुए थे, नरेंद्र मोदी को बिहार में प्रचार करने से मना कर दिया था। अब सवाल ये उठता है संजय यहां पर कि क्या नीतीश कुमार का खुद में ही विश्वास नहीं रहा, खुद के ही सुशासन में क्या विश्वास नहीं रहा? जिस विकास के कारण बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया था, अगर उसमें विश्वास होता नीतीश कुमार को तो शायद ही जरूरत पड़ती इस तरह से जाति और संप्रदाय के गठबंधनों से खुद को आंकने की या फिर जोड़ तोड़ करने की। जब महत्वाकांक्षाएं आदमी की बढ़ती हैं, जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, और खासतौर पर राजनीति में जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, तो वो आपको कहीं न कहीं गलत करने पर या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देता है जो आपके लिए बहुत अच्छा होते होते भी खराब हो जाता है। यही काम नीतीश के साथ हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये स्टेप उठा के गलत किया, लेकिन जो फुटेज हमारे पास है, जो हमने बाइट सुनाई है, जो आप दिखाया है, जनता उसको देखेगी, वो समझ जाएगी कि ये वही नीतीश कुमार हैं जो 2003 में कुछ और बोलते हैं, 2013 में कुछ और बोलते हैं। 10 सालों के अंदर जो राजनीति बदली है, जो सियासत बदली, ये उनको बोलने पे मजबूर करती है। अब नीतीश को ऐसा लगता है कि उनके पास मैंडेट है, वो अकेले सरकार चला सकते हैं, उनको बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। जब सहारे की जरूरत नहीं है तभी इंसान बोलता है। जब बैसाखियों पे चलता है तो उसके मुंह से इस तरीके की भाषा नहीं निकलती है, तब वो गठबंधन की दुहाई देता है, वो समझौता करता है, वो ये बोलता है। लेकिन जब वो देख रहा है कि मैं अकेले भी चल सकता हूं तो वो अकेले चलने का प्रयास करता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं, वो ये सोचता है कि मैं थर्ड फ्रंट बनाऊंगा तो एक मुझे राजनीतिक और कह सकते हैं कि मेरी जो पहुंच है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। बिल्कुल सिद्धांतों की बात की आपने संजय, और यहाँ पर साफ हो रहा है कि जरूरत के हिसाब से राजनीति में सिद्धांत भी बदले जाते हैं, साफ है। और बड़ा सवाल ये भी जो लगातार जेडीयू का दामन नहीं छोड़ रहा कि अगर नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं तो आडवाणी सांप्रदायिक क्यों नहीं? और वही आडवाणी जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी का साथ दिया था और 2002 के दंगों के ठीक बाद सिफारिश की थी अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी की। जी, ये सही है कि आडवाणी ने जब रथ यात्रा शुरू की थी और जब रथ यात्रा के बाद एक तरीके से जो दंगे हुए थे, उसके बाद
जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, मुंबई धमाके हुए थे, उस समय सबसे अछूत व्यक्ति राजनीति में अगर कोई था तो वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। इसलिए जब बीजेपी उन्हीं के दम पे चुनाव लड़ के सत्ता में आती है, तभी भी आडवाणी जो है अपनी जगह पर अटल बिहारी वाजपेयी को आगे करते हैं, क्योंकि गठबंधन चलाना होता है, त्याग यहाँ किया जाता है। त्याग आडवाणी ने किया था, इसमें कोई नो डाउट कि उन्होंने नहीं किया था। समय समय पर आडवाणी की भूमिका अपनी पार्टी में अलग तरीके की रही है। आज आडवाणी भले ही प्रभावहीन हो चुके हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि राजनीति में उनकी क्योंकि जब आप अभी तक के भारत के राजनीति को पढ़ेंगी, इतिहास को देखेंगे आजादी के बाद, तो दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट आपको मिलेंगे। एक जो आपातकाल के बाद एक जनता पार्टी और जनसंघ और सबका मिलके एक सरकार बनी थी, और वो एक टर्निंग पॉइंट था आपातकाल। और दूसरा टर्निंग पॉइंट वो था जो आडवाणी के दिए हुए समय पाया था, जब बाबरी और राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ था। तो दो ही टर्निंग पॉइंट है जिन्होंने राजनीति की दिशा और दशा को बदला है। उसमें आडवाणी की भूमिका प्रमुख है, लेकिन आडवाणी आज सांप्रदायिक नहीं है, वो सेकुलरिज्म हो जाते हैं। मोदी सांप्रदायिक हो जाते हैं। नीतीश को सांप्रदायिक दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी और गठबंधन के सदस्य ने इस बात को कहा होगा कि मोदी सांप्रदायिक हैं। मोदी को लेकर लोगों की आपत्तियां अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि वो लोगों को साथ लेके चलने में नाकाम हो सकता है वो लोगों की बातों को कम सुनते हैं, लेकिन उनके साथ ये चीजें सिर्फ नीतीश ने जोड़ा। यहाँ तक कि खुद उनके पार्टी के शरद यादव भी इस बात को नहीं चाहते थे, उनका भी ये विचार नहीं था, लेकिन उनको मजबूर किया गया कि वो ये समझौता तोड़ दें। बिल्कुल ये बात आ रही थी कि शरद यादव और नीतीश कुमार में मतभेद है इस बात को लेकर। और यहाँ पर सवाल ये भी संजय कि इस पूरे मसले में जिस तरह से नीतीश कुमार ने बार बार मोदी कार्ड खेला है, 2005 में उनके पास मौका था, 2010 में उनके पास मौका था, तब अलग नहीं हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर क्या वो मुस्लिम वोटों को अपने साथ लगातार रखना चाहते थे? इसी वजह से लगातार नरेंद्र मोदी का तो विरोध करते रहे, लेकिन बीजेपी के साथ रहे। सवाल यहां पर ये कि अब क्या नीतीश कुमार को नुकसान होने वाला है? क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो राजनीतिक समीकरण हैं, वो ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। अगर वोटों का पोलराइजेशन होता है बिहार में और पूरे देश में, तो नीतीश कुमार को नुकसान होगा और उन्हें क्या पछताना पड़ सकता है इस कदम के लिए? देखिए, क्योंकि जेडीयू राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो एक क्षेत्रीय दल है, उसकी एक सीमित स्थान है जहां पर वो अपने को राजनीतिक तौर पे देखती है, और वो सिर्फ बिहार है। बिहार की राजनीति में जेडीयू अभी 2 साल तक शासन करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि उसके पास मैंडेट है, वो कर सकती है। लेकिन बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसका जो दायरा है वो बहुत लंबा है। उस स्थिति में बीजेपी को अभी नुकसान दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो आज आपको नुकसान दिख रहा है वो आपके फायदे की चीज हो जाए, और जो जिसको आज फायदा दिख रहा है वो आगे चलकर उसको नुकसान हो जाए। राजनीति में यही होता है। आप देखिए कि बीजेपी के बिहार के कार्यकर्ताओं और बिहार के नेताओं में एक जोश है, नगाड़े बजे, ढोल बजे, 18 को रैली कर रहे, विश्वासघात रैली करने जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि वहां के कार्यकर्ताओं का मनोबल तो ऊंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। वो भले ही अभी ये हो कि सत्ता से बाहर हो चुके बीजेपी, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है। हो सकता है कि कल बीजेपी का ही कोई ऐसा नेता खड़ा हो जो नीतीश के बराबर हो जाएगा, और हो सकता है कि कल बीजेपी सत्ता से नीतीश को बाहर करके खुद अकेले सत्ता चला सकती। तो ये संभावनाएं हैं, उस पर हमें जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि बीजेपी ने अपने राजनीतिक कैरियर का, अगर बीजेपी की आय को देखें 30 साल, तो उसने अपने राजनीतिक कैरियर का सबसे बड़ा दाव मोदी के ऊपर खेला है, जिसमें उसने अपने सबसे बड़े नेता को भी अस्वीकार किया, सबसे बड़े संगठन या गठबंधन को भी अस्वीकार किया। और इस बात से नीतीश कुमार खुद भी दुखी नजर आए, साफ कहा कि हम लगातार कोशिश करते रहे इस गठबंधन को बचाने की, लेकिन क्या करें, हमारी बात मानते नहीं बीजेपी वाले, नरेंद्र मोदी को ही आगे करेंगे। हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन साफ कर दिया कि बिहार के बाहर के एक नेता की वजह से उन्हें ये गठबंधन तोड़ना पड़ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी की बात करें संजय यहां पर, तो वोटों का पोलराइजेशन कितना कर सकते हैं, इसका आकलन अभी से शुरू हो गया है। अगर हिंदुत्व वाली छवि देखें हम, हिंदुत्व नेता के तौर पर, हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बनाई है, और उस लिहाज से वो जो अगड़े वोट हैं, फॉरवर्ड वोट हैं, उन्हें ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें विकास पुरुष की छवि की, मोदी की छवि विकास पुरुष की रही है, और उसकी वजह से ही महिलाओं का वोट, युवाओं का वोट और मुसलमानों का वोट गुजरात में उन्हें मिलता आया है। और साथ ही वो एक बैकवर्ड कास्ट के
नेता माने जा रहे हैं और इस लिहाज से हो सकता है कि संघ उसे भी आगे प्रचारित करे। तो अगर ये सारी चीजें मिलाकर देखी जाए तो नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को फायदा हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो नीतीश कुमार का ये जो दांव है वो उल्टा पड़ सकता है। देखिए, पहली बात ये कि बीजेपी का जो बेस वोट बैंक था वो यही अगड़ा वोट बैंक था जो लगातार उनके साथ रहा जब उनको 180 सीटें मिली थी। और बीजेपी को कोई गेन नहीं करना है, सिर्फ अपने उन वोट को अपने पाले में लाना है जो उनसे छिटक गया है, जो उनसे दूर जा चुका है। यूपी में अगर देखा जाए तो वो मुलायम सिंह के पास है, मायावती के पास है। इस तरीके से बिहार में देखा जाए तो वो अब जेडीयू के पास चला गया है या किसी अन्य के पास है। और अन्य जगहों पर देखा जाए तो यही चीज हुई है। दिल्ली का वोट बेस कांग्रेस के पास चला गया था जो कभी बीजेपी का था। तो उन्हीं वोट बेस को फिर से दोबारा वापस लाने के लिए मोदी को लाया गया है। अगर मोदी कोई वोट बैंक नहीं भी बढ़ाते हैं, मैं ये मान के चलता हूं वो सिर्फ 1998 के वोट बैंक को लाते हैं, तभी भी बीजेपी 180 तक पहुंच जाएगी जो उसको पहुंचना है, जिसका उसका लक्ष्य है 200 तक पहुंचना। दूसरी बात यह कि मोदी अभी अपने को हिंदुत्व के रूप में भी पेश करेंगे, विकास के भी रूप में पेश करेंगे, और दोनों ही तरफ से जो है बीजेपी चाहेगी, क्योंकि संघ कहीं न कहीं ये चाहता है कि ये दोनों ही एजेंडा को आगे रखा जाए, दोनों ही एजेंडा को लेके चला जाए। तो ये चीजें तो बीजेपी करेगी क्योंकि बीजेपी को खुद खड़ा होना है। बिल्कुल, और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये भी, बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट कांग्रेस खुद चाहती है कि मोदी आगे आए, कांग्रेस खुद चाहती है कि मोदी नेता हो, क्योंकि कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं है, कांग्रेस को इससे फायदा ही है, क्योंकि कांग्रेस को वो वोट मिलेगा जो वोट बैंक कांग्रेस से छिटक चुका है। तो कांग्रेस तो हमेशा चाहेगी कि मोदी चलिए। हालांकि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जब आमने सामने खड़े होते हैं तो नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो थोड़ी भारी पड़ जाती है राहुल गांधी पर। और बीजेपी के लिए यहां पर एक सुखद संदेश ये भी कि जो तमाम दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार मजबूत सपोर्ट दे रही हैं बीजेपी को। शिवसेना और अकाली दल लगातार मजबूती के साथ एनडीए में जुड़ी हुई हैं, और साथ ही अगर ऐसा होता है तो जयललिता भी उनके साथ आ सकती हैं, ये भी एक संभावना जताई जा रही है। और नीतीश कुमार को इन सारी बातों से चिंता जरूर हो रही होगी। एक ब्रेक का वक्त है यहां पर। तो नीतीश कुमार ने आज बीजेपी से गठबंधन यही कह के तोड़ा है कि सिद्धांतों पर हम समझौता नहीं करते। हम एक बार फिर से आपको नीतीश कुमार के वो 2 बयान सुनवाते हैं जिससे खुद ही वो सिद्धांतों को लेकर पशोपेश में नजर आते हैं और उनकी खुद की नीतियों में ही विरोधाभास नजर आता है। एक बयान 2003 का गुजरात दंगों के बाद जब वो गुजरात की सरकार को विकास के लिए बधाई दे रहे हैं, और एक बयान आज जब वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं। तरक्की कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस इलाके में मुझको मुख्यमंत्री के रूप में भी आने का मौका मिला था जब यहाँ भूकंप हुआ, और उन दिनों कृषि मंत्रालय के साथ ही भारत मैनेजमेंट जुड़ा था। तो उस नाते चूंकि संसद में उससे संबंधित सवालों का जवाब देना तो मैं आया था, लेकिन इतने कम समय में जिस प्रकार से पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, इसके लिए मैं गुजरात वासियों को सलाम करता हूं, और गुजरात सरकार को जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाइयां देना चाहता हूँ। बहुत काम हो रहा है गुजरात। सबको आजादी है, लेकिन एक पार्टी के नाते, एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमारे भी कुछ बुनियादी उसूल हैं जिनके साथ हमने कोई समझौता नहीं किया है। अब ऐसी नौबत आ गई कि अब उसके साथ या तो आप समझौता करिए या फिर बाहर जाइए। तो हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करने का फैसला किया, और इसका चाहे परिणाम जो भी हो उसकी चिंता मुझे नहीं और हमारी पार्टी। और इस वक्त हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अमलेंदु जी, 2 बयान सुने आपने, 2003 का बयान और 2013 का बयान। सिद्धांतों पर समझौता नहीं करते नीतीश कुमार, लेकिन यहाँ पर उन्हीं सिद्धांतों में विरोधाभास नजर आ रहा है। असल में नीतीश जी जो है वो जो राजनीति कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्या राजनीति है, और मुझे लगता है कि वो शायद जो आरएसएस का छद्म नेता है उसको ही आगे बढ़ा रहे हैं। और सवाल ये है कि जो नीतीश जी 2002 के दंगों के लिए मोदी के साथ जम के खड़े थे, आज उनके लिए मोदी सांप्रदायिक हो गए। तो ये तो इनकी जो कलाबाजियां हैं वो समझ में आने वाली चीजें नहीं है। और याद होगा कि इनके नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज, और उन्होंने
2002 के गुजरात दंगों में कहा था कि बलात्कार तो होते ही रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज नीतीश जी जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल अब तक नीतीश जी ने क्यों नहीं उठाए? जिस समय गोधरा कांड हुआ था, नीतीश जी रेल मंत्री थे, नीतीश जी ने आज तक गोधरा का दौरा नहीं किया। तो आज असल में ऐसे एकदम से 10 साल के बाद या 12 साल के बाद जो कौन से कारण हो गए कि नीतीश जी को ये अपने ये कदम उठाना पड़ा है। तो अमलेंदु जी, क्या ये साफ है कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं नीतीश कुमार और मोदी कार्ड खेलकर वो बार बार वोटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है क्योंकि सुशासन पर उन्हें खुद ही भरोसा नहीं है? सुशासन का उनका तो देखिए आज दिन में मालूम पड़ गया उनका सुशासन कितना है। शासन का रिजल्ट तो आ गया महाराष्ट्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी जो खेल खेल रहे हैं, आप 17 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठे रहे, आप 17 साल के बाद निकल के बाहर आ जाएंगे तो आप सेकुलर हो जाएंगे। आप सांप्रदायिक ताकतों के साथ 17 साल तक खड़े रहे, आपने सांप्रदायिक ताकतों को पूरे देश भर में मजबूत किया, और आज आप सेकुलर होने का ढोंग कर रहे हैं। कौन इस पर विश्वास कर लेगा? तो अमलेंदु जी, क्या आप मानते हैं कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, और जब 2 बयान ये सुनेगी जनता तो ये जो नीतीश कुमार ने आज दांव खेला है उल्टा भी पड़ सकता है, उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व वाला वोट था वो तो उनके साथ होता ही। और अब तो जो उनकी जो ये नीति है वो जनता देख रही है, और मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी बेवकूफ है कि वो इतनी जल्दी जो है इससे भरोसा कर लेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमलेंदु जी हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा के लिए। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के सामने तमाम सवाल हैं। सबसे बड़ा ये कि अगर नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं तो आडवाणी क्यों नहीं, और दूसरा सवाल ये कि उनके खुद की ही नीतियों में, खुद के ही विचारों में क्यों विरोधाभास देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।